Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, मैं रमेश सिंह आप सबों का अनअकैडमी मुखर्जी नगर सेंटर से स्वागत करता हूं। अब पूजा मैं हाजिर हूं आपके समक्ष 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी पुस्तक इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय के अंतिम कक्षा के साथ। जिन लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज के क्लासेस को देखा हमारे साथ, उनको पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के इस पुस्तक में 4 अध्याय हैं और हमने सिस्टमेटिक तौर पे इन चारों अध्यायों को 8 कक्षाओं में बांटा था, जिसमें अब तक आपकी 7 कक्षाएं हो चुकी हैं और आज आपकी अंतिम कक्षा लेसन 8 का दिन है। हमने अपने पिछले क्लास में लेसन 7 में आपके कुछ आग्रह थे और आपके कुछ सलाह थे, जिनके उत्तर दिए हैं। आज मैं उनका उत्तर देने इसमें नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमारा 5 मिनट समय उसमें जाया होगा। समय सिर्फ मेरा ही कीमती नहीं है, बल्कि आपका भी कीमती है? तो बिना किसी फालतू बात के सीधे पहुंचते हैं काम की बात पर। ठीक है? आज के अध्याय का जो शीर्षक है वो है खाद्य सुरक्षा की ओर। कहाँ की बात हो रही है? तो यह भारत की बात हो रही है। ठीक है? अब आज के क्लास और इसके ठीक पिछले क्लास लेसन 7, ये लेसन 8 है, इस दोनों के रिश्ते के बारे में नोट के माध्यम से आपको बता दें। ठीक है? नोट ये है कि कक्षा 9 के अध्याय 4, जिसका शीर्षक है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, की चर्चा 2 लेसन्स में की गई है। जहां पहले लेसन 7 में खाद्य सुरक्षा अवधारणा एवं भारत की स्थिति की चर्चा की जा चुकी है ऑलरेडी, वहीं दूसरे आज के लेसन 8 में हम खाद्य सुरक्षा की ओर की चर्चा करेंगे। ये जो 2 सब टाइटल्स हैं, लेसन 7 के, लेसन 8 के, ये पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। पुस्तक में सिर्फ यही उपलब्ध है कि चैप्टर 4 का नाम क्या है, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा। हमने इस चैप्टर को बेहतर विश्लेषित करने के उद्देश्य से 2 कक्षाओं में विभाजित किया है। तो दोनों कक्षाओं को कुछ शीर्षक देना होगा। हमने पहले को यह शीर्षक दिया और दूसरे को यह शीर्षक दिया। एक लाइन में कहें तो खाद्य सुरक्षा की ओर नामक इस क्लास के अंतर्गत हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं? हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति की दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कौन से नीतिगत कदम उठाए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या था, इन सब चीजों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। उनका परिणाम क्या हुआ, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उनमें सुधार क्या किए गए, अब सुधार की क्या गुंजाइश है, इन सब बातों पे एनसीईआरटी चर्चा नहीं करता। शायद 9th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का ये बुक इस बात को छोड़ता है 10वीं कक्षा के लिए, 11वीं के लिए और 12वीं के लिए। 12वीं तो खालिस अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे इंडिया का फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली नहीं आएगा। हाँ, हम उसको लाएंगे जरूर आपको समझाने के लिए, क्योंकि
12वीं के 2 पुस्तक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, अर्थशास्त्र के मौलिक तत्व हैं। ताकि आप अर्थशास्त्र को मौलिक रूप से समझ सकें, जितना एनसीईआरटी समझाना चाहता है 12वीं का, इसके लिए हमें विश्व के देशों और खासकर भारत से उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। वहाँ पे अवश्य फूड सिक्योरिटी हमारे उदाहरण में, एग्जाम्पल में आएगा। अन्यथा फूड सिक्योरिटी 10th में आएगा, 11th में आएगा। सबसे बेहतर तरीके से फूड सिक्योरिटी पे चर्चा आपको 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी में मिलेगी, हम देखेंगे। लेकिन 10वीं को करने के बाद आज हम 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के पुस्तक की समाप्ति करेंगे, फिनिश करेंगे उसको, ठीक है। और फिर एक बार एडवाइस दे रहे हैं कि इन लेक्चर सीरीज को जंबल तरीके से न देखें कि पहले 8 देख लिए, फिर 4 देख लिए, फिर 4 के बाद 5 देख लिए। नहीं, आपको 9th स्टैंडर्ड के इस पुस्तक की सही समझ और सोच तब विकसित होगी जब आप लेसन 1 से लेसन 4 तक सीरीज में क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। आइए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। खाद्य सुरक्षा की ओर के मामले में लिखा हुआ है कि जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। आजादी के पहले भी भारत में अकाल पड़ चुका था, है ना। तो आजाद भारत के सरकार को यह बात अच्छी तरह पता थी, ऐसा कहें कि अकाल की वास्तविकता के प्रति स्वतंत्र भारत की पहली ही सरकार सचेत थी और संवेदनशील थी, सेंसिटिव थी। तब से लेकर अब तक खाद्य सुरक्षा भारत के आर्थिक नीति के प्राथमिकताओं में ऊपर रहा है। मतलब कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की बहाली हो, यह गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रायोरिटीज में रहा है, रह रहा है और आने वाले समय में भी रहने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। एक शाम का 80 करोड़ आदमी को खाना खिलाने की बात कही जाए तो वही लाखों करोड़ों में जाता है, रुपए में, ठीक है। तो वर्ष भर सदैव खाद्यान्नों की उपलब्धता और सामर्थ्य की उपलब्धि कराना, पहुंचाना कोई आम बात नहीं है। तो ये प्राथमिकता में क्यों रहा है? क्योंकि अकाल भारत में पड़े हैं। खेत में जितने आहार उपजते हैं उससे तेज रफ्तार में भारत की जनसंख्या बढ़ती रही है। अब भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थोड़ी निम्न हो गई है, फिर भी जिस रेट से, जिस दर से खाद्यान्नों की उपज होती है, उस दर से जनसंख्या नहीं बढ़ती, जनसंख्या उससे तेज बढ़ती है। जब तक आप 2 आदमी के खाने के लायक अनाज उपजाए, तब तक तीसरा खाने वाला आदमी आ चुका है, ठीक है। मतलब कि हमारा फूड ग्रेन ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है। हम जब 11वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे और जब जनरल स्टडीज में इस मुद्दे को उठाते हैं तो इसमें टी.आर. माल्थस की चर्चा की जाती है कि उसने जीवन के निर्वाह के साधन को जनसंख्या से कैसे जोड़ा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कैसे की है और कैसी समस्या आ सकती है, इसकी चर्चा वो किया है बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले, है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना देखें कि भारत की सरकार आज़ादी के बाद जब से बनी है, खाद्य सुरक्षा इसके नीति में प्राथमिकता में रही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए ध्यान रहे कि हमारा डिस्कशन खाद्य सुरक्षा पे एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, एक मुक्त परिचर्चा नहीं है। यह परिचर्चा खाद्य सुरक्षा पर उतनी ही तक सीमित है जितने तक 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी दिखाता है। इसलिए हम कॉन्शसली खाद्य सुरक्षा पे उस ज्ञान की चर्चा नहीं करते जो भी हमको करना चाहिए या हमको इच्छा होती है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक बुक को पढ़ाने का जिम्मा उठाए हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि इतनी ही बात नहीं है, ये बात इससे ज़्यादा है। ठीक है, इस स्लाइड पे आप देखेंगे सबसे पहली बात है जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे जन वितरण प्रणाली भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको दिखाया पिछले क्लास में, लेसन 7 में। इसकी एक पूर्ण जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी इसकी पूर्ण जानकारी तो नहीं देता, लेकिन इतना दे देता है जितना शायद 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए काफी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को 1965-66 में लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत कुछ यूनिवर्सल सामान भारत में कम मूल्य के दुकानों के माध्यम से आपूर्ति का बीड़ा उठाया गया। हर राज्य में गेहूं और चावल, साथ में किरासन तेल, इन 3 उत्पादों को जरूर सप्लाई किया गया। ठीक है, इसमें जो अनाज दिए गए, चाहे किरासन तेल दिए गए, एक समय ऐसा आया जब इसमें चीनी भी जोड़ दी गई, शुगर। तो पूरे देश के राशन की दुकानों में, इन्हें आम बोलचाल की भाषा में राशन शॉप्स कहते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एफसीआई के गोडाउन थे, जिनके माध्यम से इन तक ये 4 सामग्रियां पहुंचती थी। सरकार को इसे खरीदने में कितना पैसा लगा है, इसको भूलकर सरकार इनके बिक्री का एक मूल्य तय करती थी। अगर सरकार को गेहूं खरीदने में प्रति किलो 20 रुपए खर्च हुआ है और सरकार 10 रुपए में बेच रही है इन दुकानों के माध्यम से, तो सरकार को प्रति किलो 10 रुपए घाटा हो रहा है। ये 10 रुपए घाटा खाद्य छूट के नाम से जाना जाएगा, अगर वो दिया जा रहा है गेहूं और चावल पे। इसी तरह से यह तेल सब्सिडी होगा और ये चीनी सब्सिडी होगी। चीनी सरकार ने खरीदा 20 रुपए किलो या 30 रुपए किलो, सरकार बेच रही है 20 रुपए में, तो प्रति किलो 10 रुपए घाटा हो रहा है। ये सब्सिडी का आरंभ है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था शहरों में भी थी और गांव में भी थी। आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति देश के नागरिकों को हो सके, इसके लिए उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए थे। राशन कार्ड आज भी हैं, है ना। 1 नेशन 1 राशन कार्ड अभी सरकार की एक नीति है, उसको न पढ़ेंगे यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा विषय से विषयांतर होगा। लेकिन ये बताना जरूरी है कि लोगों को जो डिलीवरी होती थी, सुपुर्दगी होती थी गेहूं, चावल, किरासन तेल और चीनी की, वो कैसे होती थी? राशन कार्ड के माध्यम से होती थी, जिन्हें आज आधार से लिंक कर लिया गया है और उसको डिजिटल किया जा रहा है। एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में मान्य होगा। ठीक है, ये आज तक जोड़ दिए इसको। इस प्रणाली को 1997 में थोड़ा सा संशोधित किया गया। इसे किया गया लक्षित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि राशन कार्ड होल्डर को
एपीएल और बीपीएल में बांट दिया गया। गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचे। सरकार ने कहा कि हम अगर गेहूं खरीदते हैं 30 में, जिसमें 20 रुपए है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और 10 रुपए है भंडारण एफसीआई का व्यय, तो कुल मूल्य कितना हो गया? 30 रुपए, है ना। सरकार कहती है कि इस 30 रुपए का गेहूं हम बीपीएल को देंगे 20 रुपए में, लेकिन इनसे वसूलेंगे 20 प्लस इसका आधा 5, इनको 25 में देंगे, क्योंकि ये आर्थिक रूप से बीपीएल से थोड़ा ज्यादा संपन्न है। ये है पीडीएस और टीपीडीएस का मूल अंतर। ठीक है। एपीएल को एक समय आया जब सरकार ने चीनी देना बंद कर दिया। इनको चीनी मिलेगी, वो भी आज के डेट में बंद है। सरकार अलग से उनको शुगर की मुहैया कराती है। ठीक है। लेकिन ऐसा देखें कि उन लोगों जिनके लिए जन वितरण प्रणाली या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी, उनको बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए हमने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत की। ये निश्चित रूप से समस्या का बेहतर समाधान लेके आना शुरू हुआ। कब से? 1997 से। आपको सिर्फ यहां इतना जानना है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भारत द्वारा शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम था, जो आज भी चल रहा है। और राशन कार्ड को नेशनल लेवल पे मान्य बना दिया गया है कि कोई व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड बिहार स्टेट ने दिया है, अगर किसी कारणवश वह केरल में है, तो उसको अपने हक का अनाज एंटाइटलमेंट केरल में ही मिल जाएगा, है ना। ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उद्देश्य था देश में जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा की बहाली। ठीक है। इस क्षेत्र में एक और प्रयास किया गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के होने के बावजूद भी सामयिक रूप से कुछ लोगों को आहार की किल्लत देखी गई, क्योंकि अनाज का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पास उपलब्ध होना एक बात है, और लोगों के घरों में उनके रसोई में आहार का पहुंचना एक दूसरी बात है। किसी कारण से लोगों को बाजार से अनाज खरीदने की आर्थिक शक्ति नहीं है, और राशन के दुकान महीने में एक बार राशन देंगे, जो उचित मात्रा में नहीं है, तो लोग भूखमरी के शिकार होंगे, हंगर डेथ की संभावना है। ऐसे स्थिति में एक और प्रयास किया गया 1977-78 में। ये जनता पार्टी की सरकार है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हैं। उस समय एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका नाम था काम के बदले अनाज। वैसे लोग जिनको खाने के लिए खाद्यान्न नहीं है, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये खाद्यान्न हमारा है। तो वैसे लोग जो राशन कार्ड होल्डर हैं, फिर भी उपयुक्त मात्रा में उनके पास आहार की पहुंच नहीं है, वैसे लोगों की पहचान की जाती थी। उनसे सामुदायिक स्तर का कुछ काम कराया जाता था, और काम खत्म होने के बाद उनके काम के बदले उनको कैश नहीं दी जाती थी मजदूरी स्वरूप। उनको क्या दिया जाता था? अनाज दिया जाता था, फूड ग्रेन। ये एक तत्काल व्यवस्था थी।
कुछ दिनों के बाद इसे बंद कर दिया गया, क्योंकि परमानेंट व्यवस्था फूड सिक्योरिटी का हमारे देश में क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो तब भी था आज भी है। ठीक है, जब तक देश में ऐसे लोग होंगे जिन्हें खाद्य सुरक्षा की हकदारी देने की संभावना बनती है, तब तक शायद सार्वजनिक वितरण प्रणाली रहेगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी इतनी ही बात कहेगा। हमने एक लाइन अपने तरफ से जोड़ दिया है कि 1998-99 में देश के कई राज्यों से भूखमरी के समाचार आने लगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सलाह के उपरांत उस समय की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा पुनः इसकी शुरुआत की गई, जिस प्रोग्राम का नाम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। मनमोहन सिंह की सरकार ने आते ही इसकी वैलिडिटी को बढ़ाया और इसे नेशनल फूड फॉर वर्क बना दिया। वाजपेयी की सरकार ने देश के पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया था, 150 डिस्ट्रिक्ट में, इसे देश के तमाम जिलों में लागू कर दिया गया। बाद में इसे मर्ज कर दिया गया महात्मा गांधी नरेगा में। आज यह नहीं है। तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत में 2 बार कार्यान्वित किया गया है। उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा की देश में बहाली। ये क्लियर? आगे बढ़िए, एक पदान लिखा हुआ है गरीबी उन्मूलन, पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स देश में चलाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि इनका उद्देश्य गरीबी हटाना है। लेकिन गरीबी हटाने के उद्देश्य से कार्यान्वित भारत के जितने कार्यक्रम, योजनाएं रही हैं, स्कीम्स रही हैं, उनका एक महत्वपूर्ण घटक रहा है खाद्य पदार्थों की उपलब्धि कराना। अगर महात्मा गांधी नरेगा की बात करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि उद्देश्य उन लोगों को रोज एक मजदूरी दे देना है जिससे उनके खाने का काम चल सके। इतना ही पैसा उनको दिया जाता है, वो भी साल के हर दिन नहीं, साल में कुछ दिन। क्लियर है? इसका मतलब है कि महात्मा गांधी नरेगा देख के आपको लगता है कि रोजगार योजना है, लेकिन वह गरीबी उन्मूलन योजना है जिसका उद्भव फूड फॉर वर्क से हुआ है। आप 99 मान लीजिए या 77, 78 मान लीजिए। ठीक है, ये है खाद्य सुरक्षा के स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी। क्लियर है? तो खाद्य पदार्थ इन कार्यक्रमों के एक स्पष्ट घटक हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि राज्य स्तर पे महात्मा गांधी नरेगा की तरह शहरों में भी कार्यक्रम लाए गए हैं, जिसमें हाल में समाचारों में रहा राजस्थान सरकार का, है ना? क्योंकि महात्मा गांधी नरेगा का अर्बन अल्टरनेटिव केंद्र के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। तो जिस राज्य को लगा कि हमारे देश के शहरों में एक महात्मा गांधी नरेगा की तरह, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट के अंतर्गत कुछ किया जाना चाहिए, उन्होंने गांवों में भी, शहरों में भी शुरुआत की। ठीक है, ये जस्ट हम लिंक कर दे रहे हैं आज की रियलिटी से। मतलब कि पीडीएस का आना, फूड फॉर वर्क का आना और तमाम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, इन दोनों का सीधा उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा बहाल करना। और इनका
एक उद्देश्य था खाद्य पदार्थ की उपलब्धि, मतलब कि भारत में पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स को भी हम खाद्य सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक कदम माने। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ए टेबल एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड से उद्धृत है। क्योंकि आईएएस एस्पिरेंट को और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने वाले को ये उत्सुकता होगी कि अब तक हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई हैं जिनका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा रहा है। तो उनका एक टेबुलर ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है। ये इस पुस्तक के सारणी 4.3 है, जिसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये सारा हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक सबों के लिए टारगेटेड, अद्यतन मात्रा, निर्गम कीमत कितना रहा गेहूं का और चावल का, किस रेट पे गेहूं चावल बेचे गए। उसी तरह जब संशोधित किया गया, रिवाइज्ड, उसे 92 में किया गया। जो पीडीएस 1965 में शुरू हुआ, वह 65 से 92 तक ऐसा रहा, सबको मिलता रहा। 92 में इसका एक संशोधन किया गया। पिछले ब्लॉक में 20 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए, उनकी दर ये थी, थोड़ा सा दर बढ़ गया, देख रहे हैं। 97 में 2000 से कार्यान्वित ये है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल एपीएल में वर्गीकृत किया गया। हर महीने इतना अनाज दिया गया, ये इनके रेट थे। आप रेट देख के अंदाजा कर सकते हैं एपीएल को कैसे गेहूं और चावल महंगे दिए गए और बीपीएल को कैसे गेहूं और चावल सस्ते दिए गए। ये वर्गीकृत किया गया जनसंख्या को। सरकार का उद्देश्य था फूड सब्सिडी में कटौती करना और उनको ज़्यादा मदद पहुंचाना जो ज़्यादा गरीब है, उनको कम मदद पहुंचाना जो कम गरीब हैं। ठीक है, इसीलिए इसे लक्षित कहते हैं, टारगेटेड। इसके बाद 3 और कार्यक्रम आपको दिखाई देंगे। एक है अंत्योदय अन्न योजना, जिसे 2002 में कार्यान्वित किया गया। जो निर्धनों में सबसे निर्धन थे, पुअरेस्ट एमोंग पुअर, एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। तकरीबन 4,830 रुपये सालाना आय जिसकी नहीं है, उसे पुअरेस्ट एमोंग पुअर माना गया। और उनके लिए 35 किलो अनाज परिवार के मुखिया को एक मुश्त दिया गया प्रति महीना, दर ये रही। इसके बाद 2000 में लॉन्च हो चुका था अन्नपूर्णा योजना, जिसे फिर रिवाइज भी किया गया। इसमें गरीब सीनियर सिटीजन के लिए ये व्यवस्था की गई, ये फ्री था। इसके बाद 2013 में एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक अधिनियम पारित किया गया और फूड को लीगल राइट बना दिया गया। इसका कार्यान्वयन भी इसी साल से हो गया। योग्य परिवार ये तकरीबन थे 62.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ग्रामीण समाज की 75% जनसंख्या और शहरी समाज की 50% जनसंख्या, दोनों को एक साथ देखें तो देश की कुल आबादी के 62.5% लोगों को सरकार ने बीड़ा उठाया 2 रुपए गेहूं, 3 रुपए चावल और दूसरे अनाज ज्वार बाजरा मक्का 1 रुपए प्रति किलो देने का। इसी कार्यक्रम को 2023 के जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक के लिए फ्री कर दिया गया है। कितने लोगों के लिए? तकरीबन 80.2 करोड़ लोगों के लिए।
ये इतना प्रतिशत ही है, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, नोट में नीचे लिखा हुआ है कि बीपीएल निर्धारिता रेखन से नीचे, एपीएल निर्धारिता रेखन से ऊपर। स्रोत क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2020। सबका स्रोत भी दिया गया है। ये अपडेट किया गया 29 सितंबर 2021 को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसमें थोड़ा बहुत बात हम अपने तरफ से आपको बता दिए, जो बात यहाँ है। ठीक है, अन्यथा थोड़ा सा यहाँ है, अन्यथा ये हूबहू हमने उसी को सामने आपके रखा जो 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के द्वारा दिखाया गया है। क्लियर है? ये है पीडीएस के अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम। अब इसमें पीडीएस क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि ये 3 योजनाएं पीडीएस से अलग लगती हैं। ये तीनों पीडीएस हैं, एक ओरिजिनल 65 का, एक संशोधित 1992 का और एक लक्षित 1997 का। लेकिन ये तीनों में पीडीएस कहाँ है? ये जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरुआत की गई, इसमें अनाज मिलता कहाँ से था? वो मिलता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले दुकानों के थ्रू, दुकानों के माध्यम से। इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि पीडीएस की व्यवस्था पर आधारित 3 विशेष योजनाओं की शुरुआत सरकार करती है। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना स्कीम, है ना, एनएफएसएस, जो एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये पहली ऐसी खाद्य सुरक्षा की योजना है भारत की जो सपोर्टेड है एक संसद के अधिनियम के द्वारा। ये किसी अधिनियम से कनेक्टेड नहीं है, ये सरकारों के स्टैट्यूट्स के माध्यम से लॉन्च किए गए, सरकार के ऑर्डर से इन्हें लॉन्च किया गया। क्लियर है? आगे अगर बढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि सहकारी समितियों की भूमिका क्या रही। ये रिपीट हो गया है बेसिकली। यहाँ पे सरकारी समिति नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए, मालूम है क्या? ये है गैर गैर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों जो हैं एनजीओज की भूमिका। ठीक है, मतलब देश में खाद्य सुरक्षा की बहाली की दिशा में सरकारों के अतिरिक्त 2 अन्य संगठकों की भी भूमिका रही है। 2 अन्य संस्थानों एवं संगठनों की भी भूमिका रही है। पहला है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दूसरा है एनजीओज। ये देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम दिखाई देंगे, लेकिन इन्होंने उच्च सफलता प्राप्त की दक्षिण में और दक्षिण से जुड़े पश्चिम भागों में, वेस्टर्न इंडिया में। नॉर्थ वेस्टर्न में नहीं दिखेंगे आपको। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गरीबों के लिए कम कीमतों पर खाद्यान्नों की बिक्री के लिए विशेष दुकानों की व्यवस्था की। आप सोच रहे होंगे कि इनको अनाज कहाँ से मिलता था? तो ये सहकारी समितियां अनाज मार्केट से प्रोक्योर करती थी। जब इनको अनाजों की किल्लत होती थी तो भारत की सरकार इनको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने बफर स्टॉक से अनाज उपलब्ध कराती थी और उस माध्यम से जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो सस्ते दरों की दुकानें थी, उसी तरह इनकी भी दुकानें थी जिनमें टारगेटेड गरीबों के लिए सस्ते कीमतों पे फूड ग्रेन्स, यही है फूड ग्रेन्स,
फूड ग्रेन्स की उपलब्धि कराते थे। फिर लिखते रहे हैं व्हीट राइस, ज्वार, बाजरा, मक्का प्लस पल्सेस, दलहन, ये हमारा खाद्यान्न है। माने जन वितरण प्रणाली के सदृश ही इनके द्वारा भी अनाज उपलब्ध कराए जाते थे गरीब जनसंख्या के लिए सस्ते कीमतों पर, स्पेशल शॉप्स के माध्यम से, विशेष दुकानों के माध्यम से। ठीक है, ये आज भी उन क्षेत्रों में कार्यरत हैं, लेकिन ये देश के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय न हो सके या इनके द्वारा एक सशक्त प्रयास न किया गया। ठीक है, ये जो कोशिश है ये सरकार के कोशिश की पूरक है, कंप्लीमेंट करती है। किसी एरिया में पीडीएस के दुकान की सघनता कम है तो वहां ये गैप को फिल करने लगे, ये अच्छी पहल थी। इसके अतिरिक्त एक तीसरा घटक है जो गैर सरकारी संगठन है, जिसे एनजीओज कहते हैं, जिस पे आज सरकार तरह तरह की कसाई कर रही है, क्योंकि इनके माध्यम इन पर कई तरह के इल्जाम बहुत पहले से आते रहे हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठन क्या करते हैं? ये गैर सरकारी संगठन बहुत क्षेत्रों में कार्य करते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में बहुत काम करते हैं। इनका एक कार्य रहा गरीबों को चुनना और उनको भूखमरी से बचाना। जिस व्यक्ति को ये खाद्य असुरक्षित समझते हैं, फूड इनसिक्योर समझते हैं, उनको देश स्तर पे उनकी पहचान करते हैं और जिला के प्रशासन की मदद से उन तक क्या करते हैं, तो आहार उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा जो आहार उपलब्ध कराई जाती है वो निःशुल्क होती है, फ्री आमतौर पर, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे ये कुछ चार्ज भी ले सकते हैं, काफी कंसेशनल चार्ज। ज्यादातर गैर सरकारी संगठन खाद्यान्न की उपलब्धता फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। इनके पास खाद्यान्न आता कहाँ से, धन आता कहाँ से है? तो इनको प्राइवेट लोग, सरकारें, इवेनो विदेशी संस्थाएं फंड देती हैं, कोष देती हैं, लेकिन पैसा मिलना आहार की उपलब्धि का पर्याय नहीं है। ये उस पैसे से भारत सरकार से एफसीआई के थ्रू अनाजों की खरीद करते हैं सस्ते मूल्य पे, और उन अनाजों को इनको मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। मतलब कि इनका पैसा खर्च होता है, लेकिन जिन लाभार्थियों को इनके काम का लाभ मिलता है उनका पैसा खर्च नहीं होता, फुल्ली फ्री। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत में खाद्य सुरक्षा की बहाली की दिशा में 3 तरह के घटकों ने प्रयास किए हैं। पहला प्रयास भारत सरकार का है, जो राज्य सरकार के साथ मिलकर होता है। दूसरा प्रयास सहकारी समितियों का है, और तीसरा प्रयास इनके द्वारा है गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से। ये तीनों मिलके हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की बहाली के प्रति संलग्न है। ये क्लियर है? ये यहां तक एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड आपको दर्शाता है कि वास्तव में खाद्य सुरक्षा भारत में जो प्राप्ति करने की कोशिश है, जो प्रयास है, उस प्रयास में क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया जा रहा है। अब हम एक काम करते हैं कि खाद्य सुरक्षा नामक, भारत में खाद्य सुरक्षा नामक अध्याय के जो 2 लेसन्स हमने पढ़ा है आपको, लेसन 7 और लेसन 8, इस दोनों को जोड़ के हम कुछ कमेंट आपको करेंगे, जिसके लिए हमने एक विशेष स्लाइड की व्यवस्था की है जो मिसलेनियस के नाम से है, विविध के नाम से। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने सबसे पहली बात देखी कि खाद्य सुरक्षा की बात जब करते हैं
आपके परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है। तो खाद्य सुरक्षा है क्या, ये अवधारणा है क्या, ये अवधारणा आई कहाँ से है, और इस अवधारणा का उद्भव होता हुआ वो आज विश्व स्तर पे क्या हो गया है। तो व्यक्तिगत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, रीजनल स्तर पे और वैश्विक स्तर पे हर व्यक्ति के लिए हर समय में आहार की व्यवस्था भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से उन तक पहुंच की स्थापना करना खाद्य सुरक्षा की अवधारणा है। कैसे अमर्त्य सेन ने इसमें जोड़ा हकदारियों की बात, हकदारी की बात, जिसे कहते हैं एंटाइटलमेंट। जिस तरह से हमारे बच्चों को पढ़ने का और उनको भरण पोषण का पेरेंट्स के तरफ से हक दिया गया है, यही हकदारी है कि खाद्य सुरक्षा की अवधारणा भर का होना खाद्य सुरक्षा की बहाली नहीं है, इसकी सुपुर्दगी भी होनी चाहिए, तो उन्हें इसका हक दिया जाए। ये है अवधारणात्मक समझ। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की कि भारत की खाद्य सुरक्षा कैसी रही है, किस प्रकार हरित क्रांति ने इसमें हमें बहुत सफलता हासिल करने के लिए शक्ति प्रदान की, किस तरह से गेहूं क्रांति आई। इतना महत्वपूर्ण क्रांति थी, इतनी महत्वपूर्ण क्रांति थी कि भारत सरकार द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया और देखते देखते 1965-66 से लेकर 1970-71 तक देश में सिर्फ गेहूं की उपज 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ गई, है ना। यही कारण रहा, गेहूं के उपज बढ़ने के कारण हम इतना आत्मनिर्भर हुए कि 1970 के बाद भारत में अभी तक कोई अकाल नहीं पड़ा है। हंगर डेथ्स हुए हैं, भूखमरी हुए हैं इक्का दुक्का, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में रिपोर्ट किया गया 1999 में। अभी भी यदा कदा अखबारों के माध्यम से भूखमरी की बात आ जाती है। ठीक है, क्यों आ जाती है? हमारे बफर स्टॉक में इतना अनाज रखा हुआ है, फिर भी लोग भूखे मरते हैं अनाज के बिना। हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर आधारित एक गारंटीड योजना भी है, फिर भी लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनको जान पाना वो कहाँ है, उनको सही समय पे खाद्यान्नों की सुपुर्दी कराना, डिलीवरी कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले भी था, आज भी है। पहले से स्थिति आज बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई व्यक्ति अनरिपोर्टेड हो सकता है भारत सरकार तक या राज्य सरकार तक, जिसको पता ही नहीं है कि एनएफएसए एक एक्ट भी है। कोई वरिष्ठ नागरिक ऐसा हो सकता है जिसको अन्नपूर्णा अन्न योजना के तहत अनाज मिलना चाहिए, लेकिन वह निराश्रित है, उसको सरकार नहीं जानती, उस तक वह 35 किलो मुफ्त अनाज नहीं पहुंच रहा है, तो वह तो भूखमरी का शिकार होकर मर सकता है, हंगर डेथ। मतलब कि हंगर डेथ का होना एक तरफ, दूसरी तरफ हमारे अनाजों के बफर स्टॉक में दुनिया भर का अनाज होना, ये दोनों संभव है एक साथ। मतलब कि भौतिक रूप से खाद्यान्न तो हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी सुपुर्दगी, डिलीवरी टारगेटेड जनसंख्या तक नहीं हो पा रही है। सरकार करने को तैयार भी है, पैसा और अनाज दोनों लेकर बैठी है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा संभव हो सकता है? एकदम हो सकता है। हम उनकी पहचान करें, उन तक पहुंचे। आधार नंबर देना, हर व्यक्ति का एक बैंक अकाउंट होना, उनके मोबाइल नंबर से उनके बैंक अकाउंट और आधार नंबर को जोड़ना, ये इस दिशा में उठाया गया एक प्रयास है।
इन तीनों को जोड़ने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो सरकार आधिकारिक तौर पे करती है कि जो भी व्यक्ति एंटाइटलमेंट का अधिकारी है, जिसके पास भी हकदारी है, उसको निश्चित रूप से एक बैंक खाता होना चाहिए जो उसके आधार नंबर से जुड़ा हुआ हो और उसके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो। व्यवस्था ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको हकदारी दी गई है, खाना का, शिक्षा का, जो भी हो, अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आधार नंबर अभी नहीं मिला है, मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अगर वो मिल गया, पहचान हो गई, तो उसको उसकी हकदारी की सुपुर्दगी की जाएगी। ये आज की तत्काल स्थिति है। भारत की खाद्य सुरक्षा में 1970 का वर्ष एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसके बाद हमारे देश में भूखमरी, ऐसा कहें अकाल अकाल नहीं पड़ा है ना, फेमिन नहीं आई है। ये अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद हमने लेसन 8 में, आज के लेसन में पढ़ा कि भारत में खाद्य सुरक्षा की ओर क्या प्रयास किए गए, क्या प्रयास किए गए। हम लेसन 7 और 8 का एक सिनॉप्सिस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। किन बिंदुओं पे ध्यान दें, इसी में आ जाएगा बफर स्टॉक और इसी में आ जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। बफर स्टॉक नहीं होगा तो सरकार यह गारंटी नहीं दे पाएगी कि आपदा की स्थिति में, फसल के फेल होने की स्थिति में भी देश की जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। इसलिए बफर स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि जो किसान अनाज उपजाएं, उनको ये भरोसा हो कि हम जो अनाज उपजाएंगे वो हम लाभकारी मूल्य पर बेच पाएंगे। और सरकार आधिकारिक रूप से कहती है कि आज के डेट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं और चावल का, दलहन का, प्याज का, आलू का हम किसानों को वह दे रहे हैं जो उनके उत्पादन के मूल्य से 50% ज़्यादा है। मतलब प्रति किलो अगर किसी दलहन को उपजाने में 30 रुपए खर्च हुआ तो सरकार उनको 45 रुपए पे दलहन खरीद रही है। ये है मोर देन 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाद बाकी बातें इससे अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे, खास करके 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड की जो पुस्तक है वो डेडिकेटेड है डेवलपमेंट पे, कि डेवलपमेंट का अर्थशास्त्र क्या है, विकास का अर्थशास्त्र क्या है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आईएएस एग्जाम के पीटी और मेंस के पाठ्यक्रम का। राज्यों के सिविल सेवाओं में भी डेवलपमेंट पर ही सब कुछ फोकस्ड है। तो भारत में खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति की दिशा में क्या सब प्रयास किए गए, इसी में आएगा जन वितरण प्रणाली और उसका अलग अलग वेरिएंट। इसी में आएंगे बहुत सारे स्कीम्स जो पीडीएस के माध्यम से लागू होते हैं। इसी के अंतर्गत आएंगे सहकारी समितियों का योगदान और इसी के अंतर्गत आएंगे एनजीओज के प्रयास, ठीक है। मतलब कि एनसीईआरटी के 9th स्टैंडर्ड का अंतिम अध्याय जिसका शीर्षक भारत में खाद्य सुरक्षा है, इन बिंदुओं को छूते हुए खाद्य सुरक्षा की अवधारणा के प्रति आपको सजग करता है। साथ साथ भारत के खाद्य सुरक्षा की स्थिति का एक जायजा लेता है और ये भी अंत में बताता है कि खाद्य सुरक्षा की बहाली की दिशा में सरकार, सहकारी समितियां एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा अब तक
कैसे कैसे प्रयास किए गए हैं, किस तरह से अकाल, भुखमरी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है, किस तरह से खाद्य सुरक्षा गरीबी से जुड़ी है, किस तरह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाता रिश्ता प्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा है। ये है इंटरकनेक्शंस और एक का दूसरे से जुड़ना और एक कड़ी का निर्माण करना, एक चेन का निर्माण करना। यही है फूड सिक्योरिटी से जुड़े भारत की आर्थिक स्थिति, इस समझ का विकास। ये ऐसा समझिए कि खाद्य सुरक्षा की पढ़ाई स्कूली स्तर पे भारत के छात्र किस कक्षा में पहली बार करते हैं, तो 9वीं कक्षा में करते हैं। और 9वीं कक्षा में खाद्य सुरक्षा के मामले में एनसीईआरटी छात्रों को इतना ही बताना उचित समझता है। ठीक है, यही है फंडामेंटल्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, कंसेप्ट, सिचुएशन इन इंडिया and policy steps taken by the government, cooperative societies and NGOs। ये बेसिक है, फंडामेंटल है। जब हम 10वीं में जाएंगे, 11वीं में जाएंगे, तो ये एक बृहत आयाम लेगा, लेकिन इतना बृहत आयाम नहीं लेगा जितने की आवश्यकता आईएएस की परीक्षा की तैयारी में है। ये अपना वास्तविक आयाम लेगा जब आप आईएएस की तैयारी करने के लिए बैठेंगे और आईएएस के पाठ्यक्रम, पूछे गए प्रश्नों के मद्देनजर और समाचारों में खाद्य सुरक्षा क्यों था, इन 3 चीजों को जोड़ेंगे तो सही पाठ्यक्रम तैयार होगा। ठीक है, जिसकी पढ़ाई हम जीएस के कोर्सेज में करते हैं और करवाते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आपको उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए तैयार करता है, आपको परिचित कराता है, आपको फेमिलियर करता है। ठीक है, यह है आपका आज 9th स्टैंडर्ड 9वीं कक्षा के एनसीईआरटी के चारों अध्यायों का एक संपूर्ण वर्णन। आप सीरियली क्लासेस को वॉच करें, अपने कमेंट दें, और अगर आपको किसी क्लास में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप वहीं यूट्यूब पे नीचे अपने डाउट पूछ सकते हैं। हम भरसक कोशिश करते हैं कि एक एक डाउट का जवाब दें, ताकि इस एनसीईआरटी पे चलाए जा रहे सीरीज का पर्पस पूरा हो और आपको घर बैठे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए यूट्यूब पर बिना किसी बकवास का। क्योंकि आपने देखा होगा, आप आज मेरा 8वां क्लास देख रहे हैं। इस 8वीं क्लास में हमने सब्जेक्ट मैटर के सिवा किसी बात की चर्चा नहीं की है कि हमको खाना क्या पसंद है, हमको दाल क्या अच्छा लगता है। ठीक है, हम बाजार जाते हैं तो क्या देखते हैं, क्या खरीदते हैं, क्यों देखते हैं, खरीदते हैं, इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि इस पे चर्चा करने वाले यूट्यूब पे करोड़ों लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारी दिलचस्पी सीधा आपसे सटीक बात करने का है, जो हम करते हैं और यही करते रहेंगे। अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि यूट्यूब का एक ऐसा भी चैनल है जिसमें हिंदी माध्यम में अच्छे शिक्षक अच्छी बातें करते हैं, समय जाया नहीं करते। ठीक है, आशा है ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो 9th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी पुस्तक पे हम लेकर आए, आपको अच्छा लगा होगा, आपको काम का लगा होगा, और शायद हम आपको कुछ सटीक ज्ञान दे पाए, ऐसी हमको आशा है और विश्वास है। ये कितना आशा और विश्वास सही है, आप जब कमेंट करते हैं तब हमको पता चलता है। आप कमेंट जरूर करते रहें,
अपना डाउट्स ज़रूर पूछते रहें, अपना क्वेरी ज़रूर पूछते रहें और अगर कहीं कमी है उसे भी ज़रूर बताएं, क्योंकि हम शिक्षक से पहले एक अच्छा छात्र बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शिक्षक छात्र होना नहीं चाहता तो वो शिक्षक होना बंद कर देता है। हम भी पढ़ते रहते हैं, आप भी पढ़ते रहते हैं। फ़र्क ये है कि हम आपसे जस्ट सीनियर हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ जो 10वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के बुक पे होगा। उसकी चर्चा हम जब मिलेंगे फिर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, बाय एंड गुड लक। गॉड ब्लेस यू।